नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय पीके पे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भाई गांधी जी के द्वारा चलाए गए जो बचे हुए आंदोलन थे। जैसे कि मैंने पहले पार्ट में पढ़ा, आज ये दूसरा पार्ट है भाई। ठीक है ना। हम बस दोबारा शुरू करते हैं भाई, यानी कि 1919 से भाई। ठीक है, 1919 भाई। ठीक है ना। यानी कि 1919 में अंग्रेज सरकार ने एक एक्ट पारित किया जिसको किस नाम से जाना जाता था भाई? रोलेक्ट एक्ट के बारे में के नाम से जाना जाता था। जो ये रोलेक्ट एक्ट था, ये था क्या भाई? इस एक्ट के अनुसार यदि अंग्रेजों को यानी किसी व्यक्ति पे संदेह होता था तो वो उसको गिरफ्तार कर लेते थे। और कहते हैं यानी कि उसको सिर्फ संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था और गिरफ्तार करके उसको सीधा सजा सुना दी जाती थी। यानी कि इस एक्ट में ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील, यानी कि किसी की जरूरत नहीं थी। डायरेक्ट यानी कि सजा का प्रावधान था। ठीक है ना। यानी कि रोलेक्ट एक्ट में ना अपील, ना दलील और ना वकील, यानी किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं था। डायरेक्ट सजा का प्रावधान था भाई। ठीक ना। और गांधी जी ने रोलेक्ट एक्ट के विरोध में यानी कि 6 अप्रैल 1919 को देश भर में व्यापक हड़ताल के लिए आह्वान किया था भाई। और उन्हीं के आह्वान के बाद यानी कि 13 अप्रैल 1919 को यानी कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में यानी कि एक जनसभा यानी कि होती है। और कहते हैं इस जनसभा पे यानी कि जर्नल ओ डायर, ठीक है, यानी कि जनरल ओ डायर ने क्या चलवा दी थी भाई? गोलियां चलवा दी थी। यानी कि जनरल ओ डायर ने जलियांवाला बाग में जो जनसभा हुई यानी कि उस जनसभा पे यानी कि गोलियां चलवा दी थी। और उसकी यानी कि उसकी वजह से ये किस नाम से जाना गया? जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया। और कहते हैं इस हत्याकांड में यानी कि 379 यानी कि 69 लोगों की मृत्यु हो गई थी अंग्रेजी सरकार के अनुसार। लेकिन वास्तव में कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हुई थी इस कांड में। और कहते हैं जो जलियांवाला बाग था ये किसकी संपत्ति थी? ये जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी भाई। ठीक है ना। और कहते हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने यानी कि अंग्रेजों द्वारा दी गई यानी कि केसरे हिंद की उपाधि वापिस लौटा दी थी भाई। यानी कि जो 1915 में महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने केसर ए हिंद की जो उपाधि दी थी उसको वापस लौटा दिया। और कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने यानी कि अंग्रेजों द्वारा दी गई सर की उपाधि को वापस लौटा दिया था भाई। और कहते हैं भाई यानी कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अंग्रेजी सरकार ने यानी कि 19 अक्टूबर 1919 को एक आयोग की स्थापना की। और इस आयोग को किस नाम से जाना जाता था? हंटर आयोग के नाम से जाना जाता था भाई। किस नाम से जाना जाता था? हंटर आयोग के नाम से जाना जाता था। और इस आयोग में कुल 8 सदस्य थे, जिसमें से 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे भाई। ठीक है ना। और कहते भाई यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इसकी जांच के लिए एक आयोग की स्थापना की थी, जिसमें कुल कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। यानी कि जो इन 3 सदस्यों में अध्यक्ष कौन था? मदन मोहन मौलवी अध्यक्ष थे। और 2 अन्य सदस्यों में जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी थे भाई। ठीक है। और साथ ही साथ में 19 अक्टूबर यानी कि 1919 को यानी कि पूरे देश में किस नाम से यानी कि मनाया गया भाई? 19 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत दिवस के रूप से खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया भाई। यानी खिलाफत दिवस के रूप में क्यों मनाया गया भाई? यानी कि 1919 को यानी कि भारत में एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसका किस नाम से जाना जाता है? यानी कि खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता भाई। आंदोलन के नाम से जाना जाता भाई। खिलाफत आंदोलन था क्या? खिलाफत आंदोलन मतलब के अनुसार यानी कि अंग्रेजों ने यानी कि 1919 में यानी कि तुर्की में जो खलीफा पद था उसको क्या कर दिया था? समाप्त
कर दिया था भाई। और कहते हैं भाई जो मुसलमान होते थे ये खलीफा पद को मोहम्मद पैगंबर का क्या मानते थे, यानी कि दूत मानते थे या फिर उसका उत्तराधिकारी मानते थे। लेकिन अंग्रेज सरकार ने यानी कि खलीफा पद को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। और इसी वजह से जो भारत के मुसलमानों ने तुर्की के समर्थन में यानी कि जो मित्र राष्ट्र थे विशेषकर यानी कि ब्रिटिश के खिलाफ में यानी कि भारत में किसका शुरुआत की, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। और कहते हुए जो खिलाफत कमेटी थी यानी कि जो 1919 में जो खिलाफत कमेटी बनी यानी कि खिलाफत कमेटी बनी, उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे भाई। किसके, उसके अध्यक्ष कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना उसके अध्यक्ष थे। और कहते हैं भाई 1920 में यानी कि एक हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस होती है जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, महात्मा गांधी जी करते हैं भाई, ठीक है ना। उसके बाद भाई यानी कि उसके बाद भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद यानी कि महात्मा गांधी जी ने 1 अगस्त यानी कि 1 अगस्त 1920 को यानी कि कौन से आंदोलन की शुरुआत की, असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी भाई। असहयोग आंदोलन की क्या करी, शुरुआत की भाई, आंदोलन की शुरुआत की। और कहते हुए जो असहयोग आंदोलन था यानी कि ये कब पारित किया गया था, ये कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया गया था। यानी कि जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, लाला लाजपत राय जी ने की थी। लेकिन इसकी पुष्टि कब की गई, इसकी पुष्टि दिसंबर 1920 को नागपुर अधिवेशन में इसकी पुष्टि की गई थी। और असहयोग आंदोलन का मतलब क्या था, यानी कि असहयोग का मतलब क्या था, वे गांधी जी ने सभी भारतवासियों को यानी कि अंग्रेजी सरकार का सहयोग न करने की अपील की थी। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था, असहयोग, मतलब सहयोग न करना। और इसकी वजह से बहुत से व्यक्तियों ने अपनी सरकारी नौकरी से भी त्याग पत्र दे दिया था और बहुत सारे व्यक्तियों ने वकालत भी छोड़ दी थी भाई, ठीक है ना। लेकिन 5 फरवरी यानी कि 5 फरवरी यानी कि 1922 को यानी कि गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर यानी कि एकत्रित भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। और जिसकी वजह से उस पुलिस स्टेशन में कुल 22 लोगों की क्या की, जलने की वजह से मृत्यु हो गई, जिसमें से 1 हवलदार था और 21 सिपाही थे। और कहते हैं महात्मा गांधी जी इस घटना से काफ़ी आहत हुए और उन्होंने यानी कि 11 फरवरी 1922 को यानी कि ये आंदोलन वापस ले लिया भाई, ठीक है ना, ये आंदोलन वापस ले लिया था भाई, ठीक है ना। उसके बाद भाई यानी कि 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे होता है, यानी कि 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन कर्नाटका के यानी कि बेलगांव में होता है। कहाँ पे होता है, बेलगांव में होता है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, महात्मा गांधी जी करते हैं। और कहते हैं महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए उनमें सिर्फ और सिर्फ एक अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, वो क्या था, 1924 का अधिवेशन था जो कि बेलगांव कर्नाटका में हुआ था भाई, ठीक है ना। उसके बाद भाई महात्मा गांधी जी ने 1930 यानी कि 12 मार्च यानी कि 1930 को यानी कि अपने आश्रम यानी कि साबरमती आश्रम, ठीक है ना, आश्रम से यानी कि दांडी के लिए यात्रा शुरू की भाई, ठीक है ना। और कहते हैं भाई साबरमती से लेके दांडी तक की कुल दूरी कितनी थी, 322 किलोमीटर की थी। और गांधी जी ने साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक की यात्रा कितने दिन में पूरी की थी, वे 24 दिन में पूरी की थी भाई। और कहते हैं इस यात्रा में गांधी जी के साथ उनके कितने अनुयायी थे, 79 अनुयायी थे भाई, ठीक है ना। और उनमें से एक अमेरिकी पत्रकार था जिसका नाम क्या था, वेब मिलर था भाई, क्या था, वेब मिलर, एक अंग्रेजी पत्रकार भी था भाई। और कहते हुए 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपनी दांडी यात्रा शुरू की। और ये यात्रा 24 दिन बाद यानी कि 6 अप्रैल यानी कि 1930 को कहाँ पे पहुंची, दांडी पहुंची। और दांडी पहुंचने के बाद गांधी जी ने आंशिक रूप से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। और साथ ही साथ में
यानी कि गांधी जी ने एक आंदोलन की शुरुआत की जिसको किस नाम से जाना जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है भाई। यानी कि 1930 में किस आंदोलन की शुरुआत हुई, सविनय अवज्ञा आंदोलन भाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब होती है भाई, 1930 में होती है। यानी कि दांडी जी द्वारा 1930 में यानी कि 6 अप्रैल 1930 में दांडी में आंशिक रूप से नमक कानून तोड़ने के साथ भाई। और कहते हैं भाई गांधी जी ने 1931 में अपना ये आंदोलन वापस ले लिया था, क्योंकि 1931 में गांधी जी और उस समय के वायसराय यानी कि लॉर्ड इरविन, ठीक है ना, लॉर्ड इरविन के बीच में क्या होता है, एक समझौता होता है जिसको किस नाम से जाना जाता है, दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई, दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है भाई। कई बार पूछा जाता है दिल्ली समझौता किस किस के बीच में होता है, दिल्ली समझौता महात्मा गांधी और उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में होता है। और कहते हैं भाई 1931 में ही गांधी जी यानी कि जो दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस होती है लंदन में, वहाँ पे जाते हैं। यहाँ की कहाँ पे जाते हैं, लंदन में दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और कांग्रेस का क्या करते हैं, प्रतिनिधि करते हैं भाई। और कहते हैं भाई सांप्रदायिकता की वजह से ये कॉन्फ्रेंस सफल नहीं होती और गांधी जी दोबारा भारत में आके 1932 में दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या कर देते हैं, शुरुआत कर देते हैं। और गांधी जी यानी कि आंशिक रूप से 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं या फिर वापस ले लेते हैं भाई, ठीक है ना। यानी गोलमेज कॉन्फ्रेंस की क्या थी भाई, यानी कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930, 1931 और 1932। और गांधी जी ने सिर्फ 1931 की गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। और कहते हैं भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पहले एकमात्र ऐसे भारतीय थे जिन्होंने तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। कई बार ये पूछा जाता है ऐसा कौन सा भारतीय राजनेता था जिन्होंने तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है ना। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसका प्रतिनिधि किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न जात का प्रतिनिधि किया था या फिर कह लो दलित का प्रतिनिधि किया था। और कहते हैं भाई यानी कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस के साथ यानी कि जो अंग्रेज थे वो बहुत बड़ा षड्यंत्र रचने जा रहे थे, यानी कि वो एक सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे भाई, ठीक है ना। और कहते हैं भाई यानी कि 1930, 1931 और 1932 में जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस होती है उस समय इंग्लैंड का जो सम्राट कौन होता है, जॉर्ज पंचम होता है। यानी कि जॉर्ज पंचम, यानी कि पंचम क्या होते हैं, इंग्लैंड के सम्राट होते हैं। और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन होता है, जेम्स मैकडोनाल्ड होता है। जेम्स यानी कि मैकडोनाल्ड क्या होते हैं, यानी कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री होते हैं भाई, ठीक है ना। कई बार पूछा जाता है जिस समय यानी कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी उस समय यानी कि इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन होता है, यानी कि मैकडोनाल्ड होता है, जेम्स मैकडोनाल्ड होता है। और इंग्लैंड का सम्राट कौन होता है, जॉर्ज पंचम होता है भाई, ठीक है ना। उसके बाद भाई 1932 में यानी कि गांधी जी के बीच में और यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में एक समझौता होता है जिसको किस नाम से जाना जाता है, पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है भाई। देखो ये पूना पैक्ट हुआ क्यों था, जो 1930, 1931, 1932 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उन कॉन्फ्रेंसों ने अंग्रेजों ने एक चाल चली थी। वो चाल क्या थी भाई, अंग्रेजों ने यह सुनिश्चित कर दिया कि भाई जो भारतीय सिख है, भारतीय ईसाई है और भारतीय दलित है उनके लिए पृथक चुनाव प्रणाली लागू कर दी। यानी कि पृथक चुनाव प्रणाली क्या थी, जैसे भारत में जो चुनाव होते थे उस चुनाव में यानी कि ये अलग से चुनाव लड़ सकते थे, ठीक है। इनके लिए सीटें सुनिश्चित करने का प्रावधान था भाई, ठीक है ना। और यह प्रावधान अंग्रेजों ने भारतीय समाज को तोड़ने के लिए
किया था भाई। और इसी यानी कि दूर करने के लिए गांधी जी ने जो यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ पूना में एक समझौता किया था, जिसको किस नाम से जाना जाता था, पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता था। और इस पैक्ट के अनुसार, इस समझौते के अनुसार जो दलितों की आरक्षित सीटों की संख्या थी वो 31 से बढ़ाकर कितनी कर दी थी भाई, 113 कर दी थी भाई। जो दलितों की संख्या बढ़ाकर यानी कि 31 से बढ़ाकर कितनी कर दी थी, 113 कर दी थी भाई, ठीक है ना। उसके बाद भाई यानी कि उसके बाद भाई 1940 में यानी कि 1940 में एक प्रस्ताव आता है जिसको किस नाम से जाना जाता है भाई, अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है भाई। और जिस टाइम अगस्त प्रस्ताव आया उस समय जो भारत के वायसराय कौन थे, लिन लिथगो थे भाई। क्या थे, यानी कि लिथगो थे भाई, भारत के वायसराय भाई, ठीक है ना। और कहते हैं भाई 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव आया, गांधी जी ने इसको ठुकरा दिया था भाई। उसके बाद भाई 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, यानी कि क्रिप्स मिशन भारत आया भाई, मिशन भारत आया। और जो क्रिप्स मिशन था इसका उद्देश्य क्या था भारत आने का, इसका उद्देश्य था यानी कि जो 1942 में यानी क्या, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है ना। और कहते हुए द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को अपनी तरफ से यानी कि इंग्लैंड की तरफ से युद्ध में शामिल करने के लिए यानी कि बोला गया था इस मिशन के द्वारा। और इसकी शर्त क्या थी, यदि भारत यानी कि इंग्लैंड की सहायता करता है द्वितीय विश्व युद्ध में, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनी स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। और महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि यह पोस्ट डेटेड चेक है। क्या कहते हुए ठुकरा दिया था, पोस्ट डेटेड चेक है भाई, ठीक है ना। ये पोस्ट डेटेड क्या है, चेक है भाई, ठीक है ना। ये कहते हुए गांधी जी ने क्रिप्स मिशन की मांग को ठुकरा दिया था भाई। और कहते हैं भाई यानी कि अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद महात्मा गांधी जी ने यानी कि 1942 यानी कि 8 अगस्त यानी कि 1942 को यानी कि कांग्रेस के मुंबई के ग्वालियर टैंक यानी कि कांग्रेस के मुंबई यानी कि बम्बई के ग्वालिया या टैंक, ठीक है। ग्वालियर टैंक में एक अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, जिसकी अध्यक्षता अब्दुल कलाम आज़ाद करते हैं, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। अब्दुल कलाम आज़ाद इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं जो मुंबई के ग्वालियर टैंक में होता है 8 अगस्त 1942 को। और इसी दिन यानी कि इसी अधिवेशन में जो भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन पारित कर दिया जाता है, ठीक है ना। और कहते हैं हमें पूरे देश में 9 अगस्त 1942 से पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। और 9 अगस्त 1942 को ही ऑपरेशन यानी कि जीरो हावर के तहत महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार करके यानी कि पूना के आगा खां पैलेस में नजरबंद कर दिया जाता है। और कहते हैं भाई पूना के आगा खां पैलेस में गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी भी होती है। और अन्य कांग्रेसी नेताओं को यानी कि जो अन्य कांग्रेसी नेताओं में यानी कि अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू यानी कि जो अन्य कांग्रेस नेता थे उनको अहमदनगर के दुर्ग में क्या कर लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है भाई, ठीक है ना। और कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। कई बार ये पूछा जाता है भाई करो या मरो का नारा किसने दिया था, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था भाई, ठीक है ना। और इस आंदोलन के बाद भाई कहते हैं भाई अंग्रेजों ने भारत छोड़ने की रणनीति अपना ली थी और धीरे धीरे वो भारत छोड़ने का यानी कि प्रयास करने लगे थे। लेकिन भाई कहते हैं भाई यानी कि भारत कब आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों से क्या हो जाता है, आज़ाद हो जाता है।
लेकिन भाई यानी कि 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और कहते हैं भाई 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और 30 जनवरी किस रूप से मनाया जाता है? 30 जनवरी को यानी कि विश्व कोर्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है भाई। तो ये था भाई महात्मा गांधी के बारे में। अगली वीडियो में हम जो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों भाई।